कर्नाटक में 38 साल पुराना सत्ता को बदलने वाला इतिहास एक बार फिर से कायम है। कांग्रेस ने बीजेपी को हटाकर अपना किला मजबूत कर लिया है, जिस पर चर्चाएं भी हो रही है कि आखिर क्यों और कैसे बीजेपी हार गई। कांग्रेस ने इस बार मुद्दों को समझने में, पहचानने में अच्छी समझ दिखाई है। तो ऐसे में दो सवाल बनते हैं। सबसे पहला ये कि राहुल गांधी की बॉलिंग में मोहब्बत वाली धार मोदी के लिए खतरे की घंटी कैसे है, क्योंकि 2024 के फाइनल से पहले ही उन्होंने 2 विकेट बीजेपी के गिरा दिए हैं। दूसरा सवाल कि बीजेपी का दक्षिण का दुर्ग ध्वस्त क्यों हो गया। इन दो सवालों को ही आज समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे वीडियो में एक एक करके आप सवालों को समझिएगा कि कैसे बीजेपी पर कांग्रेस भारी पड़ गई। सबसे पहले राहुल गांधी की बॉलिंग में मोहब्बत वाली धार मोदी के लिए खतरे की घंटी कैसे, इसे समझ लेते हैं। राजस्थान या हिमाचल प्रदेश जैसे नो रिपीट राजनीतिक कर्नाटक की भी है। ये रिवाज 1985 से जारी है और 2023 में भी टूटी नहीं है। मोदी के जोर से भी नहीं टूटी। कांग्रेस ने जिस तरह से कर्नाटक के पिच पर बीजेपी को ऑल आउट किया है, इसके बाद पार्टी की परेशानी पर बल तो पड़ेगा ही। जिस कांग्रेस को पॉलिटिकली डेड माना जा चुका था, वह पार्टी आपको हरा देती है तो सोचना तो पड़ेगा ही। 6 महीनों के भीतर 2 राज्यों से बीजेपी को बाहर कर चुकी है कांग्रेस। यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी भी है। इस देश में लोकसभा की 170 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी न पहले जीती और न 2014 में या 2019 में जीती। इन सीटों पर न आगे जीतने की संभावना है। बीजेपी के लिए अगर पूरब से पश्चिम तक एक कर्क रेखा खींच दी जाए और उसमें जो 220 सीटें हैं, उसमें से 202 सीटें बीजेपी को ही मिलती है। अगर इसमें सेंध लगी तो भी दिक्कत है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस भी इस बार फेल हो गया। कर्नाटक के पिछले चुनाव के बाद भले ही कांग्रेस और जेडीएस से मिलकर सरकार बनाई, लेकिन वहां बीजेपी ने मध्य प्रदेश की तरह खेल कर दिया। ऑपरेशन लोटस चलाकर सरकार बनाई गई। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे, ऐसे भी कहा गया। लेकिन क्या वह रिपीट कर पाएंगे, क्योंकि अब वहां भी मुकाबला बाइपोलर होता जा रहा है। अगर अपने मजबूत इलाके में जेडीएस कमजोर होती है तो कांग्रेस मुकाबले में बराबरी पर आ जाएगी। उस नाते बीजेपी के लिए कर्नाटक लूज करना बहुत बड़ा सेटबैक होगा। इस लिहाज से भी बीजेपी के लिए कर्नाटक को लूज करना सबसे बड़ा सेटबैक है। आप जब मोमेंटम बना लेते हैं, उसमें जब विकेट गिरता है तो बीच में तो आपको पारी दोबारा संभालनी ही होती है। आप संभल कर खेलते हैं। 2-4 ओवर की पहले विकेट बचाएं। यहां 1 विकेट गिर रहा है बीजेपी का। इसमें बीजेपी इनकार तो नहीं कर सकती है कि 6 महीने के भीतर हिमाचल के बाद दूसरा विकेट लॉस किया है कर्नाटक में बीजेपी अपने हार को लेकर। इसलिए यह विपक्ष के लिए बड़ी उपलब्धि है। भले ही बीजेपी इसे बड़ा नुकसान न समझे। बीजेपी अगर इससे खुश होना चाहती है तो इस परंपरा को भी निभाई गई, वो भी ठीक है। कई बार इतिहास भी आत्मबल देता है। 2018 में भी बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक हारी थी, लेकिन इसके अगले साल लोकसभा में झंडे गाड़े थे। लेकिन क्या वही इतिहास दोहराया जाएगा, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन कंफ्यूजन से कांग्रेस बाहर निकल रही है। राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत बेचने चले हैं। कर्नाटक की जीत के बाद राहुल ने यह बात दोहराई भी, जिससे लगता है कि बीजेपी को इसे गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आज ने जिसे हनुमान जी के भरोसे से बीजेपी नहीं जीत पाई, तो इससे बड़े पोलराइजेशन बीजेपी को दोबारा शायद ही मिले। इधर कांग्रेस अपनी विचारधारा को सॉफ्ट से सॉलिड करती दिखाई दे रही है। 2017 के बाद कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व आजमा रही है। सोमनाथ में राहुल गांधी जनेऊ पहनते हैं, प्रियंका यूपी में मंदिरों में चक्कर लगाती है। इन सबके बीच में कहीं ना कहीं कांग्रेस फंसती भी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर कांग्रेस स्टंट लेती है कि पीएफआई की तरह बजरंग दल पर बैन लगता है तो इस पर टिकी रहती है, तब भी चुनाव जीतती है, तो ये एक बड़ा संदेश है। बैन तो आरएसएस पर भी लग चुका है, तब भी कांग्रेस जीत रही थी। दूसरी चीज जो कर्नाटक से क्लियर है वह है व्यक्तिगत या व्यक्तिवाद पर स्टेट इलेक्शन नहीं जीत सकते।
कर्नाटक में इसे पता है कि जो बीजेपी का लीडरशिप है, प्रहलाद जोशी जैसे नेता जमीन पर उतरने में कारगर नहीं है। तेजस्वी सूर्या शहर के एक यूथ के बीच में फेमस है। उन्हें जितना बंगाल चुनाव में प्रोजेक्ट किया गया उतना राज्य में नहीं किया गया। कर्नाटक में प्रचार के लिए पीएम मोदी गए। जो लिंगायत के नेता बीएस येदियुरप्पा रहे, उनकी खुद की छवि कैसी रही? बसवराज बोम्मई को भी सीएम बनाने के पीछे का मुख्य कारण वहां की जनता को पता है। बीजेपी ने लास्ट में मुसलमानों का रिजर्वेशन हटाकर 4% वाला गेम भी खेला और दूसरा, लेकिन ये सारे गेम फेल हो गया। अब दूसरे सवालों को समझते हैं कि आखिर बीजेपी का दक्षिण का दुर्ग ध्वस्त क्यों हो गया। सबसे पहले कि मुसलमानों को जो रिजर्वेशन खत्म कर 2-2% वोकालिंगा और लिंगायत में बांट दिया गया। 17% लिंगायत और 13% वोकालिंगा है। पिछले और दलित वर्ग में भी अगर बीजेपी की पकड़ थी तब भी बम्पर बहुमत मिलना चाहिए था। इस देश में मंडल कमंडल से बड़ी राजनीति तो होती ही नहीं है। इसकी की आड़ में चुनाव जीते जाते हैं और चुनाव हारे भी जाते हैं। वह भी फैक्टर आपका काम नहीं कर पाया, यानी बीजेपी का यह भी फैक्टर फेल हो गया। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने कसकर डांट भी लगा दी थी कि असंवैधानिक बताने वाले लोग कौन थे। रिजर्वेशन हटाने पर रोक लगाई हुई है अगले आदेश तक। कर्नाटक जीतने के लिए बीजेपी ने सारे हथकंडे अपनाए। इसके बावजूद अगर वह हार रही है और हार भी गई, कांग्रेस को बिल्कुल भी मिट्टी में नहीं मिला पाई है, तो वह जीत रही है। यह बीजेपी के लिए सेटबैक है। लोकसभा चुनाव के लिए मोमेंटम गेन करने के लिए बीजेपी को समय लगेगा। बीजेपी को पूरी उम्मीद अब राजस्थान से है। सचिन पायलट शायद इनके लिए पॉलिटिकल सिग्नल लेकर घूम रहे हैं, लेकिन राजनीति की बदलती हुई तस्वीर भी कुछ कहती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि कांग्रेस ने इस बार अपना कार्ड खेला जैसे 1992 में अमेरिकी चुनाव में क्लिंटन ने जॉर्ज बुश के खिलाफ खेला था। क्लिंटन की टीम ने यह सुनिश्चित किया था कि मुद्दे लोगों की चिंताओं से जुड़े हों। टीम ने राजनीतिक मुद्दों को तवज्जो नहीं दी। क्लिंटन ने रणनीतिकारों ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि इट्स इकोनॉमी स्टूपिड। कांग्रेस ने बीपीएल परिवारों को हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली देने का कार्ड खेला। साथ ही ग्रेजुएशन और डिप्लोमा होल्डर्स को भी 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता देने का भी ऐलान किया। बीपीएल परिवारों के सदस्यों को हर महीने 10 किलो चावल देने का वादा किया, जो मैनिफेस्टो में भी है। बीजेपी सरकार इससे पहले अन्य भाग्य स्कीम के तहत 7 किलो चावल देती थी, लेकिन इसके बाद घटाकर 4 किलो कर दिया गया। इससे गरीब दुखी भी हो गए। माना जाता है कि 65% लिंगायत वोट बीजेपी को मिलते हैं, बाकी कांग्रेस के खाते में जाते हैं। नतीजे बताते हैं कि बीजेपी को मिलने वाले लिंगायतों के समर्थन में सेंध भी लगी। पंचशालियों ने भी साथ नहीं दिया। पंचशालियों की ओर से अलग से रिजर्वेशन की मांग के मुद्दे को लेकर बीजेपी का जो रुख रहा था, उससे भी लिंगायतों का एक वर्ग पार्टी से खपा था। पंचमशाली लिंगायतों का सबसे बड़ा समूह है। वो बाकी लिंगायतों के साथ खुद को नहीं मिलाना चाहते थे, लेकिन बोम्मई सरकार ने मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन वापस लेकर 2-2% लिंगायतों और वोकालिंगा में बांट दिया। और दूसरा मुद्दा कि बीजेपी को हराने वाली वजहों में जनता दल, जो सेकुलर का पुराना मैसूर इलाके में ध्वस्त हो जाना भी रहा। यहाँ मुख्य चुनौती देने वाली पार्टी कांग्रेस थी। बीजेपी ने यहाँ पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा जोर लगाया। अमित शाह भी आए ताकि वोकालिंगा समुदाय के लोगों को मजबूती मिले, इलाके में पार्टी जीत दिलाए, लेकिन हो नहीं सका। अब सवाल यह है कि कांग्रेस अमित शाह के उस बयान को कैसे देखेगी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस जीते तो राज्य में सांप्रदायिक दंगे होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।